Students, welcome back to the video lecture. Today's topic is inertia and mass, momentum and second law of motion. इन सभी चीज़ों को आज हम रिलेट करेंगे। और जैसे इससे पहले हमने पहले वाला लेक्चर अगर आपने देखा है, नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें। उसमें हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा कि इनर्शिया क्या होता है। तो सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जो रेजिस्ट करती है चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जो बॉडी को बेटा क्या करती है, उस बॉडी में कोई चेंज ना आए उसे क्या करती है, रेजिस्ट करती है उस बॉडी को ताकि कोई चेंज ना आए। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और इफ़ द बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल कीप्स ऑन मूविंग। तो ये इनर्शिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इनर्शिया और मास इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बेटा, मास इज अ मेजर ऑफ, ये याद रखना है, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। कहने का मतलब ये है बेटा, जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब मोर इज द मास, मोर विल बी द इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया जैसे आपको पता है, इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है चेंज इन अ बॉडी। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। इसका आंसर ये है बेटा, यहाँ पे हम एग्जांपल से इसके आंसर को क्या देखेंगे। तो एग्जांपल कुछ इस तरह है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो बॉल्स है बेटा, एक बहुत हैवी बॉल है और एक स्मॉल बॉल है जिसका वेट बहुत कम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगाएंगे इस पे, मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस पर भी और 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे इस पर भी। ठीक है, तो इन दोनों बॉल्स में से या इन दोनों बॉडीज में से किसको ज़्यादा टफ होगा अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करना, मतलब अपनी उसकी स्टेट से चेंज करना। देखो अगर मैं इनर्शिया की भाषा में बात करूं, इसका मास है मान लो 20 kg और इसका मास है मान लेते हैं 10 kg। ठीक है, तो दोनों बॉल में से, फॉर एग्जांपल है ये, है ना, तो दोनों बॉल में से कौन सी बॉल का स्टेट को चेंज करना टफ होगा, तो कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी बॉल इसमें से रेजिस्ट करेगी चेंज इन इट्स स्टेट, मतलब जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहिए, तो वो है बॉल नंबर 1। वाई? बिकॉज इट्स मास इज मोर, इसका मास क्या है बेटा, ज़्यादा है, और सेकंड बॉल का मास क्या है, कम है। तो इसको जब हम कोई फोर्स इसको लगाएंगे, यहाँ से पुश देंगे, तो ये बहुत ही आसानी से किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगी। लेकिन यहाँ पे 20 kg को अपनी पोजीशन से किसी और पोजीशन में लाना टफ होगा, बिकॉज इट्स इनर्शिया इज मोर देन दैट ऑफ 10 kg बॉल। ठीक है, तो इनर्शिया और मास का बेटा यही रिलेशन है आपस में। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी का इनर्शिया भी होगा, है ना। इनर्शिया कुछ नहीं है, इनर्शिया इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट if body is in rest, and it tends to remain in motion if body is in uniform motion। तो इतना सा हमारा इनर्शिया और मास का रिलेशन है। और यहीं पे हमारे पास अब आती है सेकंड टर्म, दैट इज मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोमेंटम को, यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन से शुरू करेंगे और इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन मोमेंटम की बेटा सिंपल ये है कि जितना भी बॉडी मोशन पोजेस करती है, किसी भी बॉडी को, देखो रेस्ट पे जब बॉडी होती है तो उसका मोमेंटम 0 होता है बेटा, याद रखना है। व्हेन एवर बॉडी इज इन रेस्ट इट्स मोमेंटम इज 0।
तो मोमेंटम के लिए बॉडी का मोशन में होना ज़रूरी है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन अगर आप देखो, इट इज़ अ टोटल मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी विच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है बेटा? मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, याद रखना। एक मास पे डिपेंड करेगा, किसके? ऑब्जेक्ट के, और दूसरा वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़ीरो। फिर से सुन लो, मोमेंटम क्या है बेटा? मोमेंटम जब भी ऑब्जेक्ट किसी मोशन में आएगा तो वहां पे उसका मोमेंटम भी होगा। बट व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट द मोमेंटम विल बी ज़ीरो। Momentum will depend upon two things. First, mass and velocity. If the object do not have any velocity or the magnitude of velocity, मतलब speed, then momentum will be zero. Secondly, it is a product of mass and velocity. तो बेटा momentum दो चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारी। किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? एक मास पे डिपेंड करता है और दूसरा velocity पे डिपेंड करता है। As we know, velocity is a vector quantity. That is, momentum is also a vector quantity. जिस डायरेक्शन में बेटा हम फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम भी होगा। तो रिमेंबर दिस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो याद रखना है, जिस तरफ को फोर्स होगी या जिस तरफ को वेलोसिटी होगी, जिस पाथ में मोशन होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उसी पाथ में हमारा क्या होगा? लीनियर मोमेंटम भी होगा। अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, देखो मोमेंटम का भी हम यहाँ पे खत्म नहीं होता मोमेंटम, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे एग्जांपल लेके। लेकिन फिलहाल अगर आपको डेफिनेशन यहाँ पे समझ आ गई, आगे भी आ जाएगा। तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं बेटा। इसकी एसआई यूनिट अगर हम बनाना चाहें तो मास की हम एसआई यूनिट लेते हैं केजी, और वेलोसिटी की लेते हैं मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट क्या होगी हमारी मोमेंटम की? केजी मीटर पर सेकेंड, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना है मोमेंटम, मोमेंटम के पास एक डायरेक्शन होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? मोमेंटम रहता है। लेकिन इसको और अच्छे से अगर हम समझे, यहाँ पे हमने क्या बोला है कि मोमेंटम दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, कि भाई एक मास पे डिपेंड करेगा और एक वेलोसिटी में। इसका मतलब कहने का ये है कि जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी किसी बॉडी की उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। मगर क्या हर बार ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पे हम डिफरेंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिएगा सभी। यहाँ पे केस नंबर 1 लूँगा बेटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है कि भाई मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है मास एज वेल एज वेलोसिटी पे, ठीक है। और मोमेंटम कब होता है? जब किसी बॉडी का एक मोशन हो तो उसका मोमेंटम होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे आगे आगे क्या क्या चीज़ें इनसे जुड़ती है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक बहुत काम आएगी आपके मोमेंटम। पहला केस ले लेते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे सभी। मान लो फिर से यहाँ पे 2 बॉल्स हैं। मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, है ना, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 बॉल्स हैं, ठीक है। एंड दे हैव सिमिलर मास, विद सिमिलर मास, विद सिमिलर या सेम, है ना, सेम लिख लो, विद सेम मास, बट वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, बट वेलोसिटी इज डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये दोनों जो बॉल्स है वो 2 kg की है, ये बॉल भी 2 kg की है और ये बॉल भी 2 kg की है, ठीक है। दोनों बॉल्स किसकी है? 2 kg की। और हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से अगर ये बॉल्स हमारी तरफ आ रही है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है और ये बॉल हमारे पास यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। अब इन दोनों बॉल्स का अगर हम मोमेंटम निकालना चाहें बेटा तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो
फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P इक्वल टू एम इंटू वी। तो बॉल 1 है ना, ये बॉल 1 और बॉल 2 तो बॉल 1 का अगर हम बेटा मोमेंटम निकाले, लीनियर मोमेंटम निकाले, तो P हो जाएगा, मास कितना है बेटा 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। और वही अगर हम बॉल 2 का निकाले बेटा, बॉल 2 का मोमेंटम निकाले, तो वो निकलेगा 2 इंटू 2, जिसका मोमेंटम कितना निकलता है 4 kg मीटर पर सेकेंड। सही बात है, इतना समझ आया। अब ये बताओ, बॉल 1 और बॉल 2 में से कौन सी बॉल को रोकना ज़्यादा टफ होगा? बॉल 1 और बॉल 2 में से कौन सी बॉल को रोकना थोड़ा ज़्यादा टफ होगा? तो बॉल 1 को रोकना बेटा ज़्यादा टफ होगा एज कंपेयर टू बॉल 2। क्यों? अब यहाँ पे आ जाओ मोमेंटम में। जिसका जितना ज़्यादा मोमेंटम, उसको रोकने में भी उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, हमारा फोर्स लगेगी। चलो इस पे हम बाद पे आती है, लेकिन हम ये यहाँ पे याद रखेंगे, जिसका जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उसको रोकना उतना मुश्किल होगा। बस इस बात को याद रखना। अब बॉल 1 का मोमेंटम ज़्यादा है, बॉल 2 का मोमेंटम कम है, बॉल 1 को रोकना ज़्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू बॉल 2। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन लेते हैं। सेकंड सिचुएशन में हम क्या करते हैं बेटा, केस 2 में हमने क्या किया, हमने सिंपल क्या किया, नाउ द मास ऑफ बॉल्स is different and velocity is same। मान लो अब मास को हमने चेंज कर दिया, ये बॉल 1 का मास है, ठीक है, और यहाँ पे ये बॉल 2 का मास है, और यहाँ पे फिर से हम क्या कर रहे हैं, इन बॉल्स को रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लो बॉल 1 के पास जो मास है वो हमारा है 2 kg, और बॉल 2 के पास जो हमारा मास है वो है 4 kg। और इन्हीं दोनों बॉल को हम सेम वेलोसिटी से अगर फेंके, मान लो अगेन यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, और इसे भी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भेजे, तो अगर हम यहाँ पे मोमेंटम चेक करें बेटा दोनों का, बॉल 1 और बॉल 2 का, तो कौन सी बॉल को रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा? सिंपल देख के पता चल रहा है। अगर P1 मोमेंटम, हम इसका मोमेंटम निकाले, बॉल 1 का मोमेंटम निकाले, तो कितना आएगा बेटा 2 इंटू 5 मास इंटू वेलोसिटी विच इज कम आउट टू बी 10 kg मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बॉल 2 का मोमेंटम निकाले बेटा, तो कितना आएगा 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 kg मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ, अब बदल गई सिचुएशन, यहाँ पे मास ज़्यादा हो गया, वहाँ पे कौन ज़्यादा था? अगर ऊपर वाले केस को देखो ध्यान से, वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा थी। समझ गए? मतलब अगर बॉडी का मास ज़्यादा हो जाए सेम वेलोसिटी पे, तो जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। बट अगर मास सेम है और वेलोसिटी किसी की सेम ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब आ जाते हैं लास्ट केस। इतनी बात आपको समझ में आ गया, आई होप, है ना, सिंपल सी बातें। लेकिन केस 3 में क्या आता है, केस 3 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आता है हमारे पास, ये कि मान लीजिए नाउ द मास इज डिफरेंट and velocity is also different। मास भी डिफरेंट है, वेलोसिटी भी डिफरेंट है, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? अब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हमारे पास बॉल 1 है और यहाँ हमारे पास बॉल 2 है, ठीक है। नाउ सपोज दैट बॉल 1 इज ऑफ मास, बॉल 1 का मास है बेटा 1 kg, ठीक है, और बॉल 2 का मास है 2 kg।
देखो, अगर हमारे पास इतनी सी इंफॉर्मेशन है तो हम ये नहीं बता सकते अभी भी कि किस बॉल का जो मोमेंटम होगा बेटा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास दूसरी चीज़ पे डिपेंड किस पे करता है मोमेंटम, वेलोसिटी पे। जब तक हमें वेलोसिटी नहीं पता तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पता नहीं कर पाएंगे। अब मान लो मैं इस 1 kg वाले को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भेजता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम खड़े हैं इसको रोकने के लिए, और ज़्यादा मास वाली बॉल को मैं यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भेजता हूँ। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अगर अब आप बेटा ध्यान से देखो तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम मोमेंटम निकाले बॉल 1 का तो वो निकलता है, मास 1 है और वेलोसिटी 20 है, तो मोमेंटम निकल जाती है 20 kg मीटर पर सेकेंड। और वहीं अगर हम मोमेंटम निकालें सेकेंड का तो मास 2 और वेलोसिटी 5, तो ये निकल आता है बेटा हमारे पास मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि अब जिसका मास बेटा कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इस बॉल को रोकना ज़्यादा टफ होगा एज़ कंपेयर टू ज़्यादा मास वाली बॉल को रोकना। समझ में आ गया? इसमें कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी पे। ज़रूरी नहीं है कि जिसका मास बड़ा हो हमेशा उसको रोकना ही मुश्किल हो, है ना। उसकी वेलोसिटी पे भी, उसके मोमेंटम पे डिपेंड करेगा कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, अब समझना, एक ध्यान देना, इसी केस की मैं बात कर रहा हूं। मान लो ये जहां हम खड़े हैं, हमें 1 न्यूटन की फोर्स लगानी है। कितने न्यूटन की फोर्स लगानी है बेटा? बस हमारे पास क्या है, 1 न्यूटन की फोर्स से हम इन दोनों को रोक सकते हैं। समझ रहे हो? 1 न्यूटन की फोर्स से हम इन दोनों को रोक सकते हैं। तो कितना टाइम लगेगा इस बॉल को रोकने में और इस बॉल को रोकने में, वो ध्यान देना। तो बेटा पहली बॉल को रोकने में हमें कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे 20 सेकंड का समय लगेगा। यहाँ पे लिखा है 20 kg मीटर पर सेकंड। तो 1 न्यूटन की अगर हमारे पास फोर्स है तो 1 kg को रोकने के लिए हमें 20 सेकंड लगेंगे, और 2 kg को रोकने के लिए हमें सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें तो हमें सिर्फ 10 सेकंड लग रहे हैं किसको रोकने के लिए, जो बड़ा मास का है, क्योंकि इसका मोमेंटम क्या है बेटा? कम। तो याद रखना है, जिसका मोमेंटम कम होगा उसको रोकने में कम से कम समय लगेगा और वो ज़्यादा ही आसानी से रुक जाएगी, और जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकने में हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, समझ गए? और लास्ट एक और एग्जाम्पल लूंगा और इसके बाद इन सबको ख़त्म करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास क्या है, एक बॉटल है ग्लास की, ग्लास बॉटल। ठीक है, अब मान लो आप एक छोटा सा पत्थर लेते हो, ठीक है, और इस छोटे से पत्थर को आप क्या करते हो, बहुत ही कम वेलोसिटी से, मान लो इसका जो मास है वो हमारे पास 0.1 kg है, या जितना भी ले लो, है ना, 0.5 kg है फॉर एग्जांपल, है ना, सिर्फ एग्जांपल है। आपने इस पत्थर को पहले 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजा, तो ये पत्थर जाके इस बॉटल में टकरा के इसको बिना हार्म किए क्या करेगा? वापस आ जाएगा। लेकिन सिमिलर पत्थर को आप जब ज़्यादा वेलोसिटी से भेजोगे, मान लो आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस बॉटल पे इसको मारा, तो ये बॉटल क्या हो जाएगी? यहाँ से टूट जाएगी। समझ रहे हो? इसका मतलब देखो बेटा, इन दोनों केस में से किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से आपने इसको फेंका, उतनी ही फोर्स से क्या हो गया, यहाँ पे उतनी फोर्स क्या हुई? अप्लाई हुई। समझ रहे हो? उतनी फोर्स यहाँ अप्लाई हुई, और ये कांच का जो बॉक्स है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा मोमेंटम उतना ही मुश्किल होता है हमें ऑब्जेक्ट को रोकना। इसलिए जब यहाँ से आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसी छोटे से पत्थर को फेंका, तो इस बॉटल को, इस पत्थर को रोकना मुश्किल हो गया, तो इसने क्या कर दिया? इस कांच को तोड़ दिया एक फोर्स से।
और अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इस पत्थर की बात करें तो इसका मोमेंटम कम होगा, इसकी वेलोसिटी देखे बेटा यहाँ पे कम है, मास सेम है, तो इसका मोमेंटम कम होने के कारण इसको रोकना, ये बॉटल इसको आसानी से रुक जाएगी और ये वापस गिर जाएगा। इसका मतलब ये इस बॉटल को नहीं तोड़ पाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम चाहिए। ज़्यादा मोमेंटम होगा तो ये इस बॉटल को क्या कर देगा, क्रैक कर देगा। समझ में आया मोमेंटम की कहानी? तो मोमेंटम अगर आपको समझ में आ गया तो मोमेंटम याद रखना, जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ही ऑब्जेक्ट को रोकने में हमें उतनी ही मुश्किल होगी और उतना ही ज़्यादा फोर्स भी लगेगी। जितना ज़्यादा बेटा मोमेंटम होता रहेगा उतनी ज़्यादा हमें फोर्स लगेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। ठीक है, समझ में आया? और यहीं से आगे हम चलेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो बेटा आ गया यहाँ पे मोमेंटम, इसीलिए मैंने पहले मोमेंटम समझाया। देखो वहाँ तो हमने सिंपल मोमेंटम की बात की, लेकिन यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब समय के साथ साथ जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो फोर्स हमने लगाई है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की ही डायरेक्शन में। आपको पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव अ यूनिट ऑफ न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट कैसे है ये भी हम बताएंगे, लेकिन न्यूटन याद रखेंगे सभी। फिलहाल अभी हमने यही पढ़ा है कि इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पे डेफिनेशन ध्यान से देंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना। डेल पी अगर मैं लिखूं, डेल पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, देखो बेटा दो सिचुएशन, एक तो P2 होगा फाइनल मोमेंटम और एक होगा किसी भी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम। देखो अभी ध्यान से सुनना इस चीज को। मान लो आपका ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, उसका कुछ मोमेंट है mv1। लेकिन जब ये बॉल मान लो किसी वेलोसिटी को अटेन करके इस v1 से और ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है और वो यहाँ पहुँच जाती है किसी ज़्यादा वेलोसिटी से, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv2। मास तो बेटा सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे हमने लिख दिया, लेकिन साथ में क्या गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब डिवाइड किया जाएगा, इधर t से हम डिवाइड करेंगे किसको, फोर्स को, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर रेट ऑफ चेंज इन, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा। समझ में आ गया? इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के यहाँ पे k एक कांस्टेंट भी आ जाता है, F इज इक्वल टू k, और यहाँ पे हम लिख ले, अगर यहाँ पे हम डेल p डिवाइड बाय, यहाँ पे हम डेल t भी लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ पे हमने लिख लिया t, तो ये 1 के बराबर होता है, k इज इक्वल टू 1। तो f क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, यहाँ पे f आ जाता है हमारे पास, f इज इक्वल टू p2 माइनस p1 डिवाइड बाय t। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये चेंज है ना, देखो ये यहाँ पे p2 है, यहाँ p1 है, तो इनिशियल मोमेंटम ये है, इनिशियल ये है और फाइनल ये है। तो रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो p2 माइनस p1 डिवाइड बाय t। अब देखो मैंने शुरू में बोला था बेटा कि फोर्स के फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे p2 की वैल्यू रखें तो p2 f इज इक्वल टू p2 क्या है बेटा हमारे पास, mv2। मास कांस्टेंट रहेगा, मास बदलेगा नहीं, है ना, और वेलोसिटी बदल रही है, रेट ऑफ चेंज इसीलिए बोला है mv1 डिवाइडेड बाय t। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो बेटा यहाँ देखो, p1 को हम mu लिख सकते हैं, mu क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और p2 को हम mv भी लिख सकते हैं, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे v2 और v1 को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो f इज इक्वल टू mv, v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो हमने पढ़ा है मोशन वाले चैप्टर में, v को हम डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी से, माइनस mu, और u को हम डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से, डिवाइड बाय t। कॉमन यहाँ आ जाएगा m, तो m को बाहर ले लिया, अंदर बच गया v माइनस यू बाई टी, एंड v माइनस यू बाई टी इज नोन एज एक्सीलरेशन।
इट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ में आया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेटा जब भी किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा किसी टाइम पे, किसी समय पे, एट कांस्टेंट फोर्स कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम वेरिएबल फोर्स की बात नहीं करते हैं, फोर्स क्या रह रही है? कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू एम ए याद रखना है ये, और ये एक्सप्रेशन याद रखना है कि किस तरह ये हुआ। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स की एक और यूनिट निकाले तो फोर्स की यूनिट क्या निकलती है बेटा? मास की यूनिट होती है केजी, और एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसको इस तरह भी लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होती है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया कि ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किस पे डिपेंड किया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किया डिपेंड मोमेंटम पे। The rate of change of momentum of object is directly proportional to the applied unbalanced force। तो हमने क्या किया? फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया रेट ऑफ चेंज P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T, है ना। उसी तरह हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के यहाँ पे कांस्टेंट ला दिया, जिस कांस्टेंट को हमने क्या माना? 1। ठीक है, तो F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इज इक्वल टू। अब देखो बेटा, यहाँ से एक और चीज आती है हमारे पास जिसको हम नाम देते हैं इम्पल्स। लास्ट है ये इम्पल्स। अगर हम फॉर्मूला देखें बेटा तो फोर्स इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाय डेल टी, डेल पी डिवाइड बाय डेल टी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एफ इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल पी, तो बेटा यहाँ पे ये इसे क्या बोला जाता है? इम्पल्स भी बोला जाता है इसको, है ना। तो फोर्स को आपको याद रखना है, एक्चुअल फोर्स यहाँ से शुरू हो रही है डेल पी अपॉन डेल टी से। यहाँ पे भी अगर हम ध्यान दें बेटा, शुरू में अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे हम एफ इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाय डेल टी से भी इसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेल पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और डेल टी होता है कितना समय बदला, है ना, कितना चेंज हुआ समय में। ठीक है, उस इंटरवल टाइम के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू एम ए। नाउ अगर मान लो बेटा, देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अगर यहाँ पे ए आ रहा है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी आएगा। अगर वेलोसिटी में, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगी? 0। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। इफ ऑब्जेक्ट is moving at constant velocity, मान लो किसी बॉडी का मोमेंटम ही चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अगर हम मान ले किसी बॉडी का मोमेंटम ही चेंज नहीं हो रहा तो क्या होगा बेटा? देखो, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब जिस वेलोसिटी में वो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो उसी वेलोसिटी में कंटिन्यू रहेगा। मान लो यहाँ पे एक बॉल है, बॉल को हमने किसी वेलोसिटी से यहाँ पे वेलोसिटी दी, मान लो 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी, और बेटा बॉल यहाँ पहुँचते पहुँचते भी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी, नेट फोर्स होगी, वो कितनी हो जाएगी बेटा? 0, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, एज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, एंड ए इज चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया? और अगर यहाँ से हम रिलेशन भी निकाले बेटा यहाँ पे एफ एम और ए का, तो जितना ज़्यादा हमारे पास मास होगा, जितना हमारे पास ज़्यादा मास होगा उतना बॉडी क्या करेगा? कम एक्सीलरेशन करेगा। ठीक है, और जितना कम मास होगा उतनी जल्दी ज़्यादा बॉडी क्या करेगी? एक्सीलरेट कर लेगी। ठीक है, इसको हम और डिस्कस करेंगे, इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। फिलहाल सेकंड लॉ ऑफ मोशन इतना ही है, इसको ध्यान से पढ़ना है। और मोमेंटम का पता होना जरूरी है। फिर से मोमेंटम को मैं यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करूँ तो मोमेंटम सिंपल क्या है? कोई भी बॉडी जब मूव करती है किसी मास और वेलोसिटी को लेके तो उसे क्या बोला जाता है? मोमेंटम बोला जाता है। रेस्ट पे अगर बॉडी हो तो उसका मोमेंटम नहीं होगा। जितना ज़्यादा बॉडी का मोमेंटम होता है उसको रोकना भी उतना ही टफ होता है, और वहाँ पे फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी उसे रोकने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज इतना ही है,
इसे रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।